नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखो, अब तक के वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहानों की और सांबर के चौहानों की चर्चा की थी। आज हम जालोर के चौहानों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि जालोर का क्या प्राचीन नाम भी यही था, यदि यह नहीं था तो क्या था, और जालोर का नाम किसके नाम पर पड़ा, फिर जालोर नाम क्यों परिवर्तित हुआ, जालोर कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ पर कौन से चौहानों ने शासन किया था, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, आप सभी जानते हैं कि हर दुर्ग की स्थापना करने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे रणथंभौर दुर्ग की स्थापना 887 ईस्वी में रणथामदेव के द्वारा की गई थी। अजमेर दुर्ग की स्थापना अजय राज्य के द्वारा की गई थी। ठीक उसी प्रकार से जालोर दुर्ग की स्थापना भी किसी न किसी के द्वारा की जाएगी, जिसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, जिसको निराला राजस्थान कहते हैं, रंगीला राजस्थान कहते हैं, पधारो हमारे राजस्थान, ये बहुत सारी वाक्य सुने होंगे आपने। बहुत ही गौरवशाली राज्य है और हमें भी अपने आप पर गौरव करना चाहिए कि हमने एक ऐसे राज्य में जन्म लिया जो वीरों की धरती है, जहां पर बहुत सारे वीर पैदा हुए हैं। अब तक के वीडियो में हमने एक तो चर्चा की थी रणथंभौर दुर्ग की, दूसरी चर्चा की थी अजमेर दुर्ग की, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में किसकी, जालोर की। देखो, राजस्थान के बीचों बीच एक पर्वतमाला गुजरती है, आप सभी उसका नाम जानते हैं, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर रही है। यह अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत मालाओं में से एक है। क्या है? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। कौन? अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर रही है? दो भागों में। और यहाँ आप सभी को राजस्थान की आकृति भी दिख रही है। आप सभी ने कई बार सुना होगा कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, या हम कह सकते हैं क्या? पतंगाकार। पतंग देखी होगी आपने, देखी है ना, ऐसी होती है ना, ऐसी अपने राजस्थान की आकृति है। तो इस राजस्थान में यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है जालोर। वहां पर कौन से वंश ने शासन किया? चौहान वंश। हालांकि इससे पहले परमार, प्रतिहार, चालुक्य कई वंशों ने शासन किया है, लेकिन यहां हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? चौहान वंश की। तो हम तो यहाँ चौहान वंश के बारे में ये अध्ययन करेंगे। देखो, यहाँ जालोर में एक महर्षि हुए हैं। महर्षि यानी आप सभी जानते हो, ऋषि मुनियों को कहा जाता है, जिनका नाम क्या था? जाबाली। उन महर्षि का नाम क्या था? जाबाली, जिन्होंने यहाँ काफी लंबे समय तक तपस्या की। और उन्हीं महर्षि के नाम पर, किसके नाम पर? उन्हीं महर्षि का नाम क्या है? जाबाली। इनके नाम पर जालोर का नाम क्या पड़ गया? जाबालीपुर पड़ गया। क्या पड़ गया? जाबालीपुर पड़ गया, या हम जबालीपुर कह सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर, जालोर का नाम जबालीपुर था या नहीं, इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है? पहले भी मैं
अजमेर के चौहानों के बारे में हम पढ़ रहे थे, सांबर के चौहानों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने चर्चा की थी कि एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। क्या नाम है? बिजोलिया शिलालेख। उसमें कई स्थानों के नामों की चर्चा की थी, उसमें जालोर की भी चर्चा की थी हमने कि बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है। अब आपसे कोई भी पूछे कि जबालीपुर नाम जालोर का किस में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। अब दूसरा सवाल ये पैदा हो जाता है कि जालोर नाम क्यों पड़ा? देखो, इस क्षेत्र में एक वृक्ष है जो जाल का वृक्ष है, तो उसे हम जाल वृक्ष कह सकते हैं। जाल वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बाद में क्या पड़ गया? जालोर पड़ गया। क्या पड़ गया? जालोर। ध्यान रखेंगे, जबालीपुर तो वहां एक महर्षि हुए जिनका नाम है जाबाली, उनके नाम पर पड़ा, और जालोर किसके नाम पर पड़ा? जाल वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस वृक्ष के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? जालोर पड़ गया। यह एक नदी है जिसका नाम है सूकड़ी नदी, उस नदी के किनारे पर स्थित है। सूकड़ी नदी आप सभी को पता है कौन सी नदी की सहायक नदी है? लोनी नदी की सहायक नदी है। अब देखो, जालोर दुर्ग है, उसकी स्थापना की गई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। जालोर दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। नागभट्ट प्रथम ये वही है जिसे मलेच्छ कहा जाता है, यानी विदेशी आक्रमणकारियों का दमनकारी कहा जाता है। ये नागभट्ट प्रथम वही है जिसे जालोर, अवंती और कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसी के द्वारा जालोर दुर्ग की स्थापना की गई थी। कौन से दुर्ग की? जालोर दुर्ग की। अब ये जो जालोर दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग को कई उपनामों से भी जाना जाता है। इसके कई उपनाम हैं, जैसे इस दुर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग को और क्या कहते हैं सर? इस दुर्ग को कांचनगिरी दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग को क्या कहते हैं? इस दुर्ग को सोनगिरी दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग है वह स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग को कांचनगिरी भी कहते हैं और सोनगिरी दुर्ग भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर दो नाम मिलते जुलते से आ रहे हैं, स्वर्णगिरी और सोनगिरी। इन दोनों से मिलते जुलता एक नाम है जिसका नाम है सोनगरा। क्या नाम है? सोनगरा। तो कोई आपसे पूछे कि जालोर के जो चौहान थे वे कौन से चौहान थे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जालोर के चौहान सोनगरा चौहान थे। यानी कौन से चौहानों ने जालोर पर शासन किया था? सोनगरा चौहानों ने जालोर पर शासन किया था। एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखेंगे, एक तो शब्द है स्वर्णगिरी और दूसरा है स्वर्णगिरी। एक शब्द तो क्या है? स्वर्णगिरी और दूसरा शब्द क्या है? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी का संबंध तो किससे? जालोर दुर्ग से, लेकिन स्वर्णगिरी लिखा हुआ रहे तो इसका संबंध कौन से दुर्ग से? जैसलमेर दुर्ग से है। कौन से दुर्ग से है? जैसलमेर दुर्ग से है। अब सवाल ये उठता है कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये तो आपको पता लग गया कि जालोर में कौन से चौहान है? सोनगरा। कौन से है? सोनगरा। जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जबालीपुर। किसके नाम पर पड़ा? जबाली के नाम पर। जालोर दुर्ग की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। जालोर नाम क्यों पड़ा? जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण। जबालीपुर नाम किसमें मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। जालोर दुर्ग के उपनाम क्या है? स्वर्णगिरी, कांचनगिरी, सोनगिरी, जिसके कारण यह कहा जाता है कि यहाँ पर सोनगरा चौहानों ने शासन किया था। स्वर्णगिरी का संबंध किससे है? जैसलमेर से। तो सवाल क्या उठ रहा है कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखो, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक, कौन से वंश का?
चौहान वंश का संस्थापक था, उसका नाम था कीर्तिपाल, जिसने 1181 ईस्वी में, कभी 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अब कोई आपसे पूछे कि कीर्तिपाल कौन से चौहान वंश से संबंधित था, तो सीधी सी बात है, सोनगरा चौहान वंश से संबंधित था। तो कोई भी आपसे पूछे कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, कीर्तिपाल। कब की, 1181 ईस्वी में। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कीर्तिपाल चौहान कौन था। देखो यहां जालोर के पास एक स्थान है जिसका नाम है नाडोल। क्या नाम है, नाडोल। यहां का एक शासक था जिसका नाम था अलहण। क्या नाम था, अलहण। कीर्तिपाल इसी अलहण का क्या था, पुत्र था। अब तो पता लग गया होगा आपको कि कीर्तिपाल कौन है, नाडोल के शासक अलहण का पुत्र था। हुआ क्या था कि कीर्तिपाल ने, किसने, कीर्तिपाल ने मेवाड़ के, ध्यान रखोगे, कीर्तिपाल ने मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था सामंत सिंह, उन पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह पर आक्रमण किया था और उन्हें पराजित कर दिया था। उन्हें पराजित करने के बाद मेवाड़ पर अधिकार किया, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत थे वे ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरे राज्य का राजा आकर यहां मेवाड़ पर शासन करे। इसलिए मेवाड़ के सामंतों ने, मेवाड़ की सेना ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुमार सिंह। क्या नाम था, कुमार सिंह। उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की और कीर्तिपाल पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले तो यहां क्या है अपना, जालोर। जालोर का शासक कौन है, कीर्तिपाल। कौन है, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के कौन से शासक पर आक्रमण किया था, सामंत सिंह पर, और उसे पराजित कर किस पर अधिकार किया, मेवाड़ पर। लेकिन वहां के सामंत क्या चाहते थे कि कोई अन्य राज्य का राजा यहाँ शासन नहीं कर सकता है, तो उन्होंने कुमार सिंह के नेतृत्व में एक सेना तैयार की और आक्रमण किस पर कर दिया, कीर्तिपाल पर। कीर्तिपाल मेवाड़ से भागकर सीधा कहां चला गया, जालोर। और जालोर जाकर उसने 1181 ईस्वी में, कभी 1181 ईस्वी में वहां पर एक नए वंश की स्थापना की, और वह वंश कौन सा वंश कहलाया, चौहान वंश कहलाया था। यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, कीर्तिपाल की। तो कीर्तिपाल है, उसे एक उपाधि दी गई है। क्या दी गई है, एक उपाधि दी गई है। वह उपाधि कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। देखो कीर्तिपाल को कीतु, एक महान राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीतु एक महान राजा कहा जाता है। ये इसकी एक उपाधि है। क्या है, उपाधि है। अब सवाल ये उठता है कि कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई थी। आपने एक लेखक का नाम सुना होगा जिसका नाम है मुहणोती नैणसी। क्या नाम है, मुहणोती नैणसी। इस मुहणोत नैणसी के द्वारा कीर्तिपाल को यह उपाधि दी गई है। कौन सी, कीतु एक महान राजा की उपाधि। अब यहां मुहणोत नैणसी का नाम आ रहा है, तो आपने नैणसी ख्यात सुना ही होगा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। मुहणोत नैणसी को, किसको, मुहणोत नैणसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल लेखक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आईन अकबरी का लेखक है, सुना है ना। हाँ, तो ध्यान रखना है। मुहणोत नैणसी को राजस्थान का क्या कहते हैं,
अबुल फजल कहते हैं। अब इस सवाल ये उठता है कि राजस्थान का अबुल फजल क्यों कहते हैं और इसे राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था। सबसे पहली बात तो यह है कि मनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम मैं आपको बता देता हूं, मुंशी देवी प्रसाद। कोई भी आपसे पूछे कि मनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, मुंशी देवी प्रसाद। क्या होना चाहिए, मुंशी देवी प्रसाद। देखो मनोत नैणसी के दो ग्रंथ हैं, जिसमें एक ग्रंथ का नाम तो क्या है, नैणसीरी ख्यात, और जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम क्या है, मारवाड़ रा परगना, मारवाड़ रा परगनारी विगत। क्या नाम है, मारवाड़ रा परगनारी विगत। नैणसी के दो ग्रंथ है, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। देखो नैणसी ने जो अपना ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात, उसमें राजस्थान के समकालीन शासकों की जानकारी दी है। जिस प्रकार अबुल फजल जिस समय लेखक हुआ था, उसने अपने समय में जितने भी शासक हुए हैं, समकालीन जितने भी शासक हुए हैं, उन सभी की जानकारी अपने ग्रंथों में दी। ठीक उसी प्रकार से मनोत नैणसी ने भी जितने समय तक वह रहा, उस समय तक जितने राजा हुए, उन सभी राजाओं की उसने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में जानकारी दी। इसलिए मनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का क्या कहा था, अबुल फजल कहा था। क्या कहा था, अबुल फजल कहा था। तो ध्यान रखेंगे, जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल 1181 ईस्वी में इसे उपाधि दी गई। कीतु एक महान राजा की, किसने दी, मनोत नैणसी ने। मनोत नैणसी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। क्यों कहा, क्योंकि इसने अबुल फजल की तरह है अपने समकालीन सभी शासकों की जानकारी अपने ग्रंथों में दी है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि कीर्तिपाल के बाद शासक कौन हुए। देखो कीर्तिपाल के बाद शासकों की चर्चा की जाए तो उसमें सबसे अधिक प्रतापी शासक हुआ है कान्नड़ देव परबंत, कान्नड़ देव चौहान। हालांकि कीर्तिपाल के बाद और कान्नड़ देव चौहान से पहले और भी शासक हुए हैं, लेकिन वो इतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे, किंतु आपको नाम तो पता होना चाहिए। देखो कीर्तिपाल शासक था, कौन था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बाद शासक कौन बना, समर सिंह। समर सिंह के बाद ही शासक कौन बना, समर सिंह के बाद शासक बना उदय सिंह। उदय सिंह के बाद शासक कौन बना सर, सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद शासक कौन बना सर, अपना कान्नड़ी देवी चौहान, जो जालोर वंश के चौहानों में अधिक शक्तिशाली शासक था। क्या था, अधिक शक्तिशाली शासक था, यानी जालोर का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका शासनकाल 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक है। शासनकाल कब से कब तक है, 1305 से 1311 ईस्वी तक है। जो मकराना शिलालेख है, एक शिलालेख है जिसका नाम क्या है, मकराना। उस मकराना शिलालेख में कान्नड़ देव चौहान को क्या कहा गया है, शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है। क्या कहा गया है, शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है। देखो वैसे तो ये कहा जाता है कि सामंत सिंह ने कान्नड़ देव चौहान को शासन प्रभार की जिम्मेदारी
कब दे दी थी? 1296 ईस्वी में ही दे दी थी। यानी शासन तो कब चलाने लगे थे? 1296 ईस्वी में, लेकिन विधिवत रूप से इसका राज्यारोहण कब हुआ था? 1305 ईस्वी में। शासन की बागडोर तो कब ले ली थी अपने हाथ में? 1296 ईस्वी में, लेकिन विधिवत रूप से शासक कब बना? 1305 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1311 ईस्वी में, क्योंकि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब देखो, शासन के प्रभार की जिम्मेदारी कब लिए? 1296 ईस्वी में। तो सवाल ये उठता है कि इस समय दिल्ली का शासक कौन था? यहां अपनी क्या है? दिल्ली है। यानी जालोर के शासक कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तब आपका जवाब होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। क्या होना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। और आप ये सभी जानते हैं कि 1296 ईस्वी में वह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का शासक बना था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी है, वह अपने आप को पता है क्या कहता था? सिकंदर सानी कहता था। सिकंदर सानी का अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर, यानी वह अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। नगद वेतन। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी वह बहुत ही अच्छी थी। जैसे वह स्वयं वेश बदलकर बाजार में जाता था, सामान खरीदता था, और कोई व्यापारी यदि कम सामान तोलकर देता था तो वह व्यापारी जितना कम सामान तोलकर देता था उतना ही उस व्यापारी के शरीर से मांस का टुकड़ा निकाल लिया जाता था। इसलिए डर के मारे कोई व्यापारी बेईमानी नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा जारी की थी। क्योंकि पहले क्या होता था कि सैनिक स्वयं युद्ध में जाकर अपने भाई को बेच देते थे, किसी और को बेच देते थे, इसलिए हुलिया यानी शक्ल सूरत नोट करने की प्रथा शुरू कर दी ताकि ऐसा कभी नहीं हो। दूसरा, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी कि एक ही घोड़े को बार बार धन के लालच में राज्य में पेश नहीं किया जा सके। अब बात करते हैं हम किसकी? कानड़ देव चौहान की। लेकिन उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी। आप सभी को पता है कि 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में उसका एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने एक नए वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की सर? ये आपको मैं बता देता हूं। देखो, ये है अपनी क्या? दिल्ली। और यहां अपना क्या है? क्या है? जालोर। जालोर का शासक अब कौन बन गया जी? कानड़ देव चौहान। कौन बन गया? कानड़ देव चौहान। शासन काल कब से कब तक है? 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी में। इसे मकराना शिलालेख में क्या कहा गया है? मकराना शिलालेख में इसे कहा गया है शैव धर्म का संस्थापक, शैव धर्म का संरक्षक। सॉरी, क्या कहा गया? शैव धर्म का संरक्षक कहा गया है। अब देखो, बात करें हम किसकी? दिल्ली सल्तनत की। देखो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से 1526 ईस्वी तक मानी जाती है। 1206 ईस्वी में
मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? गुलाम वंश की। और यह गुलाम वंश 1206 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद दूसरे वंश की स्थापना हुई। उस वंश का नाम क्या था? खिलजी वंश। किसने की सर? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब की? सॉरी 1290 आएगा, 1290 ईस्वी में। कौन से वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की। और यह कब तक शासक रहा? 1296 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी में शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपसे कोई भी ये पूछे कि कानड़ देव प्रबंध के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, तब आपका जवाब क्या आना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन काल कब से कब तक है? 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। कब तक है? 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। जिसने कौन कौन सी प्रथा शुरू की थी? सबसे पहली तो सैनिकों को क्या देना शुरू किया? नगदी वेतन। दूसरा क्या किया? उसकी जो बाजार व्यवस्था थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कम तोलने वाले का मांस निकाल लिया जाता था। तीसरी, उसने सैनिकों का क्या नोट करने की प्रथा शुरू की? हुलिया नोट करने की प्रथा शुरू की। और चौथी, उसने क्या किया? घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। किसको दागने की? घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। अब सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण के क्या कारण थे, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, एक बार में ही आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।